हेलो नर्सेज, गुड इवनिंग। वेलकम टू टुडेज़ वीडियो एंड उम्मीद करता हूँ आप सब ठीक होंगे। एंड सॉरी फॉर द डिले। वीडियो को आने के लिए कुछ दिन लग गए क्योंकि आई वाज बिजी विद सम स्केड्यूल। सो इसके बाद जो है रूटीनली वीडियोस आते रहेंगे। और आज का वीडियो जो है एक क्विक क्विज़ है, क्योंकि हमने पिछले दिनों में कार्डियोवास्कुलर सिस्टम पढ़ा। सो हमें उसको कवर भी करना है, हमें उसके ऊपर क्वेश्चंस को भी कवर करना है, हमें अपनी क्लिनिकल जजमेंट को बेहतर करना है। सो हमें क्वेश्चंस को हमेशा रिपीट करते रहना चाहिए, उनको पढ़ते रहना चाहिए, सिनेरियोज को पढ़ते रहना चाहिए। सो आज की क्लास में हम कॉन्जेनिटल हार्ट डिफेक्ट्स के ऊपर जो है 10 क्वेश्चंस को कवर करेंगे, जिसमें आप लोगों ने करना ये होगा कि आप लोगों ने हर वीडियो पे स्टॉप करना है और अपना आंसर जो है नोट डाउन करना है एक नोटबुक पे, एंड देन आपने वीडियो को आगे कंटिन्यू करना है। सो थिंक क्रिटिकली लाइक अ नर्स इन प्रैक्टिस। सो आपने ये नहीं करना कि किताब के नॉलेज को, डिजीज़ को याद रख लिया, रट्टा मार लिया, इस तरह से नहीं। हर सिचुएशन के अंदर एक जो नर्स इन प्रैक्टिस है वो सोचता है, क्लिनिकल जजमेंट को लेके आगे चलता है, ठीक है, उसको यूज़ करता है। क्योंकि एक एग्जांपल से देखते हैं कि अगर पेशेंट का बीपी 80-50 है, तो एक नॉर्मल जो सिंपल नर्स है, एक स्टूडेंट नर्स है, या वो क्या सोचेगा कि बीपी लो है। लेकिन एक नर्स इन प्रैक्टिस क्रिटिकली थिंकिंग के साथ क्या सोचता है, क्या पेशेंट डिजी है, यूरिन आउटपुट कितना है, क्या पेशेंट ब्लीड तो नहीं कर रहा, ठीक है, क्या कोई एंटी हाइपरटेंसिव तो नहीं मिली हुई, क्या डॉक्टर को नोटिफाई करना चाहिए या नहीं। सो सेम एक और एग्जांपल ले लेते हैं। अगर ऑक्सीजन सेचुरेशन 88% हुई, तो एक जो नर्स क्रिटिकली थिंक नहीं कर रहा, वो क्या सोचता है, SpO2 लो है। लेकिन एक क्रिटिकल थिंकिंग वाला नर्स क्या सोचता है, एयरवे ओपन है कि नहीं, पेशेंट शॉर्ट ऑफ ब्रेथ तो नहीं, हेड ऑफ बेड एलिवेट करना है या नहीं, ऑक्सीजन देनी है या नहीं। सो ये सारी चीज़ें आ गई। तो हमें कैसे थिंक क्रिटिकली करना होगा, ठीक है। उसमें ये होगा, आपने असेसमेंट को ऑलवेज फर्स्ट प्रायोरिटी देनी है, पेशेंट सेफ्टी को प्रायोरिटाइज करना है, ABCs एयरवे ब्रीदिंग एंड सर्कुलेशन को प्रायोरिटाइज करना है, एंड कॉम्प्लिकेशंस को प्रिवेंट करना है। सो इस तरह से हम जो है चलेंगे। और फिर ये है कि हम फॉर श्योर हम अपनी क्लिनिकल जजमेंट को और स्किल्स को जो है ना इम्प्रूव करते जाएंगे डे बाय डे। सो लेट्स मूव फॉरवर्ड। Question number one is, a newborn diagnosed with tetralogy of fallout is most likely to show which symptom? Mild sinuses during feeding, loud S1 heart sound, bradycardia during sleep, or hypertension? So I told you in the class कि tetralogy of fallout जो है बहुत ज़्यादा NCLEX में पूछा जाने वाला टॉपिक है। I told you to memorize it. Also I told you to नो द नर्सिंग इंटरवेंशंस, ताकि आप लोगों को हमेशा याद रहे कि क्या सिचुएशन होती है। सो माइल्ड साइनोसिस ड्यूरिंग फीडिंग, this could be the answer, but you need to pause the video and note down your answers, and then आपने अपने वीडियो के एंड पे जो है अपने जितने भी आंसर्स हैं अपना स्कोर जो है कमेंट्स में लिखना है, एंड देन बताना है। सो लाउड S1 हार्ट साउंड, इस पे भी सोचा जा सकता है। ब्रेडिकार्डिया ड्यूरिंग स्लीप, इस पे भी सोचा जा सकता है। हाइपरटेंशन, मैं तो यही कहूँगा सब पे सोचा जा सकता है। सो आपकी क्लिनिकल जजमेंट जज हो रही है, तो आप बताएं कि इसमें क्या हो सकता है। सो अब मैं फॉरवर्ड मूव करूँगा, लेकिन आप लोगों ने पहले अपना आंसर्स नोट डाउन करना है और फिर जो है आगे मूव फॉरवर्ड करना है। सो लेट्स गो टू द आंसर। सो माइल्ड साइनसिस ड्यूरिंग फीडिंग, tetralogy of fallout causes right to left shunting, leading to decreased oxygenation. Cyanosis during feeding or crying is a hallmark sign due to increased oxygen demand. मैंने आपको पहले भी बताया था कि टेट्रोलॉजी ऑफ फॉलोड में सेंट्रल साइनोसिस होता है, ठीक है। तो ये जो पेशेंट्स होते हैं, इनके जिनका साइनोसिस किसी भी वजह से हो रहा है, एस्थमा है, कंजेस्टिव हार्ट फेलियर है, इनके लिए खाना एक एक्सरसाइज होती है, क्योंकि उसमें सांस को थोड़ी देर के लिए आपको रोकना होता है। सो जब बच्चा फीड करेगा तो ऑब्वियसली वो थोड़ी देर के अपनी सांस को रोकेगा और फिर फीडिंग करेगा। सो उसके अंदर आपको साइनसिस देखने को मिलेगा। सो मूविंग फॉरवर्ड टू नेक्स्ट क्वेश्चन, वी हैव
Which congenital heart defect is associated with a continuous machine-like murmur? Okay, ASD, VSD, patent ductus arteriosus, coarctation of aorta. So I told you when I was teaching you heart defects, तो मैंने बताया था कि हर एक heart defects के साथ एक specific murmur होता है. So I told you to memorize it. तो अब आप लोगों ने बताना है कि वो ASD में होता है, VSD में होगा, पेटेंट डक्टस आर्टरियोसिस में होगा या कोआक्टेशन ऑफ aorta में मशीन लाइक मरमर होगा. So pause the video and note down your answers. We'll move forward to the next question. So the answer for it was patent ductus arteriosus. PDA causes continuous blood flow between aorta and pulmonary artery, producing a characteristic machinery murmur throughout systole and diastole. तो पीडीए क्या कॉज करता है? कंटिन्यूस ब्लड फ्लो आयोटा और पल्मोनरी आर्टरी में कॉज करता है, जिसकी वजह से एक मशीन लाइक मरमर जो है वो प्रोड्यूस होता है ड्यूरिंग डायस्टोल एंड सिस्टोल. सो इट वाज स्पेसिफिक टू पेटेंट डक्टस आर्टरियोसिस. अगर आप लोगों का आंसर गलत हुआ है तो अगेन गो टू द कंजेनिटल हार्ट डिफेक्ट्स वीडियो एंड उसमें नोट डाउन करें कि कौन से डिफेक्ट के साथ कौन सा मरमर आता है. सो अगले क्वेश्चन पे चलेंगे. A newborn with transposition of the aorta, transposition of the great arteries (TGA) will most likely present with pink coloration, severe cyanosis shortly after birth, hypertension or bounding pulses. सो हमने टीजीए को कवर किया था और उसके अंदर जो है जो हमारी मेजर आर्टरीज हैं वही उनकी पोजीशन जो है बहुत मैल पोजिशनड होती है, जिसकी वजह से बहुत ज़्यादा ब्लड की जो है डीऑक्सीजनेटेड और ऑक्सीजनेटेड की मिक्सिंग हो रही होती है. सो अब आप बताएं कि यहाँ पे हमारे पास बच्चा आएगा पिंक कलरेशन के साथ, सिवियर साइनोसिस होगा आफ्टर बर्थ, हाइपरटेंशन होगी या बॉन्डिंग पल्सेस होंगी. सो विल मूव टू द आंसर नाउ. सिवियर साइनोसिस शॉर्टली आफ्टर बर्थ, यस, क्योंकि बहुत ज़्यादा जो है ऑक्सीजनेटेड और डीऑक्सीजनेटेड की मिक्सिंग हो रही होती है, इस वजह से सिस्टेमिक एंड पल्मोनरी सर्कुलेशन रन इन पैरेलल इंस्टेड ऑफ इन सीरीज. जैसे कि आपको पता है कि हमारा जो ब्लड का फ्लो है इन सीरीज मूव करता है, लेकिन इसमें है क्या है, पैरेलल मूव कर रहा होता है एक दूसरे के, जिसकी वजह से सिवियर हाइपोक्सीमिया इमीडिएटली आफ्टर बर्थ होता है और सर्जरी के साथ ही इसको ठीक किया जा सकता है. सो नेक्स्ट क्वेश्चन इज, which congenital heart defect is most commonly associated with Down syndrome? I think I have covered it कि कौन कौन से congenital defects जो हैं किस वजह से होते हैं. ASD है, VSD, TOF एंड PDA. तो यहाँ पे जो है मैंने सबका बताया था आपको. ASD किस वजह से कॉज होता है, PDA है, TOF है, VSD है. सो आपको पता होना चाहिए आपके बाकी जो कंजेनिटल एबनॉर्मेलिटीज़ हैं उनकी वजह से भी वो भी आपने पढ़ी होंगी. सो इस क्वेश्चन को आपने उस नॉलेज से भी अंडरस्टैंड करना है, आंसर करना है. सो इसका आंसर है VSD. Ventricular septal defect is the most common congenital heart defect in Down syndrome due to septal development abnormalities. तो डाउन सिंड्रोम वाले बच्चे तो वैसे ही उनके अंदर बहुत सारी abnormalities होती हैं, तो हार्ट की तरफ अगर हम आते हैं तो उनमें VSD बहुत ज़्यादा देखने को मिलता है. So next is, a child with coarctation of the aorta will most likely have weak upper extremity pulses, weak lower extremity pulses, bradycardia and clubbing of fingers only. So coarctation of the aorta, याद करें कि उसके अंदर क्या होता है. ब्लड जब पुश होता है तो कहाँ पे पहुँचता है, कहाँ पे नहीं पहुँचता, कितनी प्रॉपर सप्लाई होती है, कितनी नहीं होती. सो थिंक क्रिटिकली लाइक अ नर्स कि यहाँ पे क्या करना है. अपने नॉलेज को दोबारा से मेमोराइज करें, याद करें और फिर इसका आंसर दें, नोट डाउन करें एंड फिर आप क्वेश्चन की तरफ मूव करें. पॉज द वीडियो एंड देन गो फॉरवर्ड. So answer was weak lower extremity pulses. Coarctation of the aorta causes narrowing of the aortic arch. Aortic arch से ही हमारी पूरी बॉडी को जो है ब्लड की सप्लाई होती है. सो अगर वहाँ पे कोई नैरोइंग है तो लोअर एक्सट्रीमिटीज़ को जो है ब्लड की सप्लाई कम मिलेगी और अपर एक्सट्रीमिटीज़ को है ज़्यादा मिलेगी. सो इन लोअर एक्सट्रीमिटीज़ फेमोरल पल्सेस वीक होती हैं और अपर बॉडी की पल्सेस स्ट्रॉन्ग भी होती हैं और हाइपरटेंशन भी कॉज होती है. सो नेक्स्ट क्वेश्चन, which findings indicate worsening pulmonary vascular resistance in VSD? So again focus on the question. This is a SATA question. आपको बहुत गौर से इसको
सॉल्व करना है. सो वी कैन सी दैट देयर इज अ वर्ड वर्सनिंग. ठीक है, वर्सनिंग पे गौर करें. पल्मोनरी वस्कुलर रेजिस्टेंस है, तो इस पे मतलब हमें कोई नेगेटिव क्वेरी ढूंढनी है इसमें. लाउड मर्मर डिसअपियर्स. ओके. साइनसिस डेवलप्स. Decreased exercise tolerance, increased urine output, clubbing of fingers. So, loud murmur would disappear, yes or no. Sinuses develops, yes or no. Take it as true or false. Okay. Don't go for assumptions. ये होगा ये नहीं होगा, तो इसको एज ट्रू और फॉल्स लें कि ये वाकई क्या होता है इसमें या नहीं होता. So pause the video, take a few seconds, and then move forward. Right? So we'll go now to the answer, which is A and B and C and E all are correct. So A we have loud murmur will disappear. Okay, cyanosis develop होता है जब worsen होता है pulmonary vascular resistance. Right? So decreased exercise tolerance रहेगी क्योंकि pulmonary vascular resistance बढ़ रहा है. ठीक है. क्लबिंग ऑफ फिंगर्स, ऑब्वियसली पल्मोनरी कंडीशन कॉज हो रही है, हाइपोक्सीमिया हो रहा है, साइनोसिस हो रहा है, तो क्लबिंग ऑफ फिंगर्स भी कॉज होंगी. एक हॉलमार्क साइन है क्रॉनिक हाइपोक्सीमिया का. सो हाई पल्मोनरी रेजिस्टेंस रिड्यूसेस शंट फ्लो. ओके, जिसकी वजह से मरमर डिक्रीज हो जाता है. और क्रॉनिक हाइपोक्सिया कॉजेज साइनोसिस एंड क्लबिंग ऑफ फिंगर्स. राइट. सो आई थिंक अब तक बहुत अच्छे से आपको समझ आ रही होगी रैशनल्स की, क्वेश्चंस की. आप लोग अपने ऑन पे भी चीज़ों को कर रहे होंगे, ना कि सिर्फ वीडियो को देख रहे होंगे, क्योंकि आप अपना नॉलेज भी जज करें. सो लेट्स गो टू नेक्स्ट क्वेश्चन. Question number 7. A ductal dependent infant deteriorates after NSAID exposure. What is the mechanism? Okay. सो जो डक्टल डिपेंडेंट इन्फेंट्स होते हैं वो जो है डक्टस जब तक खुला होता है तब तक उसके ऊपर जो है इन्हिसार कर रहे होते हैं कि वो खुला रहे और वो सांस ले पाएँ, हार्ट बीट चलती रहे, ब्लड का फ्लो चलता रहे. और जब अगर वो डक्टस क्लोज हो जाए देन द पेशेंट विल डिटेरियोरेट. राइट. सो एनसिड्स क्या करती हैं हमारी बॉडी के अंदर? प्रोस्टाग्लैंडिन्स को क्या करती हैं? इंक्रीज करती हैं या डिक्रीज करती हैं? ठीक है. So, what is the mechanism? Increased prostaglandin synthesis, closure of ductus arteriosus, increased pulmonary vasodilation, or decreased SVR. So, pause the video and then move forward to the answer. Closure of ductus arteriosus. So, NSAIDs क्या करती हैं? प्रोस्टाग्लैंडिन्स की प्रोडक्शन को डिक्रीज करती हैं. राइट. क्योंकि जो डक्टस आर्टरियोसिस डक्टस डिपेंडेंट क्लाइंट्स होते हैं उनको प्रोस्टाग्लैंडिन्स हम लोग सिंथेटिकली दे रहे होते हैं. ठीक है, बाहर से दे रहे होते हैं हम उन पेशेंट्स को, ताकि जो डक्टस है वो ओपन रहे और हम लोग सर्जरी की तरफ मूव कर सकें. सो अगर एनसेड्स देंगे आप ऐसे बच्चों में, सो आप ये भी नोट डाउन कर लें कि नो एनसेड्स फॉर congenital heart defects. राइट, क्योंकि वो डक्टस बंद कर देंगे. डक्टल डिपेंडेंट इन्फेंट्स नीड द पीडीए टू मेंटेन blood flow, so closure can lead to rapid deterioration. Right. So PDA का खुला रहना बहुत ज़रूरी होता है इन बच्चों के लिए, otherwise they can deteriorate. So no NSAIDs for congenital heart defects. Next question is, a newborn with transposition of great arteries is severely cyanotic. Which condition allows survival until surgery? Closure of ductus arteriosus, presence of ASD, VSD, PDA, or bradycardia, or increased systemic vascular resistance only. So now time to think critically कि TGA के अंदर कौन सी चीज़ है जो बच्चे को severely cyanotic severe cyanosis कॉज करती है, और कौन सी चीज़ है जो सर्जरी तक उस बच्चे को सर्वाइवल के लिए सर्वाइवल पॉसिबल करती है बच्चे का. ठीक है. सो मूविंग टू द आंसर. Mixing lesions, ASD, VSD and PDA allow oxygenated blood circulation in parallel systems. Right. देखें, अगर ट्रांसपोजिशन ऑफ द ग्रेट आर्टरीज है तो वो पैरेलल फ्लो में ब्लड मूव कर रहा है, ऑक्सीजनेटेड एंड डीऑक्सीजनेटेड. राइट. सो देयर इज नो मिक्सिंग. अगर वहाँ पे ASD एट्रियल सेप्टल भी ना खुला हो, वेंट्रिकल सेप्टल भी ना खुला हो और PDA भी ना हो, तो वो तो बच्चा कभी भी ऑक्सीजनेटेड ब्लड को ले ही नहीं पाएगा ना. ठीक है. सो ASD एंड VSD और PDA के होने की वजह से ब्लड ऑक्सीजनेटेड एंड डीऑक्सीजनेटेड मिक्स होके फिर भी बॉडी को पहुंचता रहता है,
और सर्जरी तक के लिए बहुत ज़रूरी होता है कि ये दोनों पेटेंट रहें तीनों। So which finding indicate decompensated heart failure in congenital heart defects? Again SATA, ठीक है। कौन सी फाइंडिंग्स हैं जो decompensated heart failure? अगेन कोई नेगेटिव क्वेरी ढूंढनी है हमने, नेगेटिव थिंग्स ढूंढनी है इसमें। सो फोकस ऑन द decompensated। ओके, सो हेपेटोमेगाली, अगेन कोई नेगेटिव चीज़ हो रही है, कोई जो सिस्टम है हमारा शट डाउन की तरफ जा रहा है। तो हेपेटोमेगाली हमें हार्ट फेलियर में देखने को मिलती है। टेकिकार्डिया, hypotension, increased appetite, pulmonary crackles. I'm not telling you the answers right now. So आप लोग वीडियो को पॉज करें and then move forward. So the answers were A, B, C and A, right? So hepatomegaly हमें right sided heart failure में देखने को मिलती है, टेकिकार्डिया भी देखने को मिलता है, हाइपोटेंशन है and पल्मोनरी क्रैकल्स भी होते हैं, ठीक है। सो ये सारे राइट साइडेड कंजेशन कॉजेज लिवर इनलार्जमेंट एंड फ्लूइड ओवरलोड साइंस। सो यू नीड, अगर आपने अच्छे से जो है हार्ट फेलियर वाला टॉपिक पढ़ा है तो आपको राइट साइडेड हार्ट फेलियर के साइन एंड सिम्टम्स पता होंगे। नेक्स्ट इज विच फाइंडिंग्स आर एक्सपेक्टेड इन पीडीए विद हार्ट फेलियर? पेटेंट डक्टस आर्ट्रियोसिस में कौन सी फाइंडिंग्स एक्सपेक्टेड होती हैं हार्ट फेलियर में? बाउंडिंग पल्सेस होंगी, टेकिपनिया होगा, पुअर वेट गेन, ब्रेडिकार्डिया और डायफोरेसिस। कौन कौन सी फाइंडिंग्स होंगी, राइट? सो लेट्स मूव टुवर्ड्स द आंसर। A, B, C and A. Left to right shunt causes pulmonary overload, right? And compensatory tachycardia and sweating. Okay. So जब pulmonary overload होगा तो tachycardia तो obviously होगा। जो lungs के हमारे symptom है left sided heart failure के वो भी हमें नज़र आएंगे, sweating भी नज़र आएगी, diaphoresis भी नज़र आएगा। So we had bounding pulses, tachypnea, poor weight gain and diaphoresis. These were all true. Only bradycardia was not involved. So हमें साटा में कभी भी assumptions नहीं करनी कि ये सिर्फ 2 सही होंगे, 4 सही होंगे, 6, इसमें देखें 5 ऑप्शन से 4 सही हैं। So we'll take it like true or false, right? So let's move forward to the 10th question, the last question of the video. So which intervention reduces TED spell severity? राइट, ये भी एक साटा क्वेश्चन है। कौन सी इंटरवेंशंस हैं जो रिड्यूस करती हैं टेट स्पेल की सेवेरिटी को? सो यहाँ पे हमें एक पॉजिटिव चीज़ें ढूंढनी है, पॉजिटिव क्वेरी ढूंढनी है। क्या एक सिचुएशन का हल निकल रहा है, ठीक है। कौन सी चीज़ें टेट स्पेल को रिड्यूस कर रही हैं? सो पॉजिटिव हमें चीज़ों को ढूंढना है। क्या मॉर्फिन टेट स्पेल की सेवेरिटी को रिड्यूस करता है? प्रोपेनॉल रिड्यूस करता है, स्क्वैटिंग पोजीशन रिड्यूस करती है, हाई फ्लो ऑक्सीजन रिड्यूस करती है। सो मैंने टेट्रोलॉजी ऑफ फॉलोड पे बहुत जोर दिया था कि ये चीज़ें हैं जो बच्चों को टेट स्पेल से प्रिवेंट करती हैं और डिटेरियोरेट्स होने से बचाती हैं। सो पॉज द वीडियो, नोट डाउन योर आंसर्स एंड देन लेट्स मूव फॉरवर्ड। इसके बाद आपका जो टोटल स्कोर है वो भी निकल के आने वाला है एंड आई होप कि आप सब जो हैं कमेंट डाउन करेंगे अपने आंसर्स को, ताकि मैं और भी अच्छे और मुश्किल क्वेश्चंस बना के आपके लिए लाता रहूँ। So let's go to the answer now. A, B, C and D, right? Only we don't have the E, diuretics as first line. अगर आप एक बच्चे को जो पहले ही टेट स्पेल में है और उसको पहले ही ऑक्सीजनेशन नहीं मिल रही, ऊपर से और डायरेटिक दोगे तो आप और बीपी को कम करोगे, राइट? सो मॉर्फिन, प्रोपेनॉल, स्क्वैटिंग पोजीशन, जो नीचेस्ट पोजीशन होती है टेट स्पेल में, हाई फ्लो ऑक्सीजन है। प्रोपेनॉल जो है हार्ट रेट और उसको कम करेगी, ठीक है, बीटा ब्लॉकर है। मॉर्फिन है। सो ये सारी चीज़ें जो ए बी सी डी है, इन इंटरवेंशन से टेट स्पेल की सेवेरिटी को कम किया जा सकता है। डायरेटिक्स आर नॉट फर्स्ट लाइन चॉइस फॉर टेट स्पेल, राइट? वो अगर हार्ट फेलियर हो गया बाद में तो तब का ऑप्शन है। सो लेट्स come to the end now. So don't forget to like, share and subscribe and leave a comment of your scores with names, क्योंकि इससे पता चलता है कि आप लोग कितने इंगेज्ड हैं क्लास के साथ और वीडियो के साथ और इस क्विज़ के साथ, और कितना आप लोगों ने क्लास के अंदर सीखा था और कितना आपका आउटपुट आया है, ठीक है। सो दिस वाज ऑल फॉर टुडे। आप जुड़े रहिएगा चैनल के साथ, क्योंकि मज़ीद क्विज़ की वीडियोस भी आती रहेंगी, क्वेश्चंस भी आते रहेंगी, शॉर्ट वीडियोस भी आएंगी और जो हमारी लेक्चर वीडियोस हैं वो भी सून अपलोड होती रहेंगी।
So thank you very much. This was all for today. Bye bye. Have a good day. Thank you.